नमस्कार साथियों, हिंदी शोध माला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थ विज्ञान के बारे में। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हम जानेंगे अर्थ विज्ञान किसे कहते हैं, शब्द और अर्थ में क्या संबंध है, अर्थबोध के प्रकार किस किस प्रकार से हम अर्थबोध होता है और अर्थ परिवर्तन या अर्थ परिवर्तन के कारणों को हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम अर्थ विज्ञान क्या है। तो जब हम अर्थ के जिस टॉपिक में हम या जिसके अंतर्गत हम भाषा के अर्थ पक्ष का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो वो अर्थ विज्ञान कहलाता है। यानी कि अर्थ के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करना ही अर्थ विज्ञान है। शब्द और अर्थ एक ही इकाई के दो रूप है। जहाँ शब्द है वहां अर्थ भी अनिवार्य रूप से होगा ही होगा। महाकवि कालिदास ने लिखा है, वागर्थ इव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, अर्थात वाणी और अर्थ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि दोनों ही जो है वाणी और अर्थ यानी शब्द और अर्थ हमेशा एक के साथ दूसरा जुड़ा रहता है। जहां जहां शब्द होगा वहां अर्थ भी होगा और अर्थ का कार्य ही शब्द को अभिव्यक्त करना है। शब्द के माध्यम से अर्थ जो है लगातार अभिव्यक्त होता है। शब्द से अर्थ की प्रतीति कराने वाले तत्व को ही अर्थ कहते हैं, जो उस शब्द का अर्थ की प्रतीत कराए। जैसे हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो उससे हमें प्रतीति होती है, वह उसका अर्थ है। मान लिया जाए हमने मंदिर शब्द बोला, तो मंदिर बोलते ही, मंदिर को सुनते ही जो हमारे मस्तिष्क में चित्र बनता है, जो हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनती है, वही उसका अर्थ होता है। वाक्यपदी में भृतृहरि ने माना है कि शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। जैसा कि हम उसको बोलने, उच्चारण तो बोलना या सुनने से जो भी प्रतीति होती है, जो हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में जो उसकी छवि बनती है, वही उसका अर्थ होता है या वही अर्थ है। उपरोक्त बातों को आधार अगर हम बना लें तो इसको इस प्रकार से कुछ परिभाषित किया जा सकता है। अर्थ को किसी भी भाषिक इकाई को किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करने पर जो प्रतीति होती है वही अर्थ है। अब यहाँ पे भाषिक इकाई का मतलब वर्ण हो सकता है, शब्द हो सकता है, वाक्य हो सकता है, प्रोक्ति हो सकता है। और इंद्रिय का मतलब आँख, कान, नाक, हमने कोई चीज देखा, कोई चीज सुना, उसका फिर जो अर्थ, जो प्रतीति हमें हुई, जो हमें लगा कि ऐसा है, तो वह जो है अर्थ है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, भाषिक इकाई के तौर पर वाक्य में किसी व्यक्ति ने कहा कि राम इधर आओ, तो जब राम ने सुना, राम ने अपने इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया और ग्रहण करने के पश्चात उसने प्रतीत किया कि यह मुझे बुला रहा है। तो ये बुलाने का जो प्रतीत हुआ वो उस वाक्य का अर्थ हुआ कि वो बुला रहा है। तो ये प्रक्रिया जो है ये अर्थ की प्रक्रिया है। तो इसका हम अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, यही अर्थ विज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं शब्द और अर्थ में क्या संबंध है। जैसा कि हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं, शब्द और अर्थ जो है घनिष्ठ संबंध है इन दोनों में। जहां शब्द है वहां अर्थ का होना अनिवार्य है, वहां अर्थ होगा ही होगा। और जहां अर्थ है, अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द की आवश्यकता होती है। शब्द और अर्थ के संबंध में अनेक जो व्याकरण है, व्याकरण जो जिन भाषा के वैज्ञानिक हैं उनने विस्तार से चर्चा की है, विचार किया है। वे शब्द और अर्थ में नित्य संबंध मानते हैं। वो मानते हैं कि जो है ये नित्य संबंध है। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ में कभी भी, अर्थ और शब्द में कभी विच्छेद नहीं हो सकता है। अर्थ और शब्द को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इस बात पर भी मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि अर्थ और शब्द में नित्य संबंध है, कुछ मानते हैं कि नित्य संबंध नहीं है। वो इस स्तर पर जो निरर्थक शब्द होते हैं उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं बन पाता है, इसीलिए कहा गया है। तो बाकी नित्य संबंध रहता है। जो भी हमारे सार्थक शब्द होंगे उनके साथ हमेशा अर्थ जुड़ा रहता है। अर्थ शब्द की स्वाभाविक विशेषता है। जो अर्थ है
वो शब्द की स्वाभाविक विशेषता है। कैसे है स्वाभाविक विशेषता? क्योंकि उसके साथ स्वाभाविक रूप पर जो है शब्द के साथ साथ स्वाभाविक रूप से स्वभाव के रूप में अर्थ भी जुड़ा होता है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। शब्द का अस्तित्व वो अर्थ से है, अर्थ का अस्तित्व शब्द से है। कैसे? यदि शब्द का अर्थ नहीं है तो शब्द कोई मतलब नहीं है शब्द का। अगर शब्द का जैसे मान लिया जाए हमने मकान कहा, अगर मकान का अर्थ है तो इसका महत्व अर्थ से लेकर ही है, क्योंकि जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं है। और जिसका जैसे हमने कहा कि कोई शब्द हमने ले लिया, उस शब्द का जैसे हस्त है, हस्त का मतलब है हाथ, तो ये हाथ जो है ये इसकी अभिव्यक्ति है। अब हाथ हम कह रहे हैं तो शब्द के माध्यम से कहना पड़ रहा है और शब्द का अर्थ है, तो दोनों की जो है जो अस्तित्व है एक दूसरे के बिना नहीं है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर टिका हुआ होता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, लगातार नित्य संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के बिना जो है अस्तित्वहीन है, दोनों का अस्तित्व नहीं है एक दूसरे के बिना। दोनों का अस्तित्व तब तक ही है जब तक ये दोनों साथ में रहेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अर्थ बोध के साधन। या अर्थ बोध इस प्रकार से हो सकता है, कैसे कैसे अर्थ बोध होता है, हम अर्थ का बोध हमें कैसे पता चलता है, या किसी शब्द का अर्थ हम कैसे जानते हैं। तो अर्थबोध के कुछ साधन हैं जिनके माध्यम से हम अर्थ का बोध करते हैं, किसी शब्द के अर्थ को जानते हैं, जो 12 प्रकार का हो सकता है। 12 प्रकार है। पहला होगा व्यवहार। क्या होता है कि जब भी हम जो है किसी शब्द का अर्थ कई बार जो है व्यवहार के माध्यम से जानते हैं, उस शब्द का अर्थ भले ही कुछ और हो, वो हमारे व्यवहार में हमारे समाज में व्याप्त होता है, वो व्यवहार में उस शब्द का अर्थ वह लगाया जाता है जिससे हम अर्थ की प्रतीत करते हैं, उससे हम अर्थ सीखते हैं। व्यवहार के माध्यम से हम कई शब्दों का अर्थ जानते हैं। नंबर 2 व्याकरण। जैसा कि आप जानते हैं व्याकरण तो हम व्याकरण के नियमों के तहत ही हम कई बार जो है कई नियमों से हम किसी शब्द का अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं समर्थ, समर्थ, हम उसके आगे लगा देते हैं असमर्थ, तो ये व्याकरण का नियम है। हम लगाते हैं कि औपसर्ग जिसके आगे लगा हो उसका मतलब नहीं, जो समर्थ नहीं है वो असमर्थ है। तो व्याकरण के माध्यम से हम शब्दों का बोध यानी अर्थ बोध को समझते हैं, अर्थ बोध को जानते हैं। नंबर 3 है प्रकरण। अब कई बार क्या होता है कि अलग-अलग वाक्य में जो है वाक्य अलग-अलग प्रयुक्ति के आधार पर जो है अलग-अलग प्रसंग के आधार पर उस शब्द का अर्थ अलग-अलग हो जाता है। जैसे एक शब्द है गोली, गोली शब्द है। अब गोली शब्द का जैसा-जैसा प्रकरण रहेगा वैसा-वैसा अर्थ बदलता रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को बीमार है व्यक्ति तो उसे गोली खिलानी है तो दवाई है वो, उसका मतलब हमें दवाई लगाना पड़ेगा। अगर हमने कहा कि भाई उसने उसे मार दिया, तो मार दिया कैसे? गोली से चला दी, बंदूक से गोली चलाकर मार दिया उसे, तो यहाँ पे जो है गोली बंदूक की गोली हो जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की, फुटबॉल का जो गोली है वो जो गोलकीपर होता है उसे गोली बोलते हैं उसे फुटबॉल में। तो अलग-अलग प्रकरण में एक ही शब्द का अलग-अलग अर्थ भी होता है, तो हमें उसके लिए जो है उस प्रकरण का जो है आधार लेना पड़ता है, उस प्रकरण के आधार पर उस शब्द का अर्थ हम जानते हैं या अनुमान लगाते हैं उस प्रकरण के आधार पर। उसके बाद शब्दकोश। शब्दकोश तो आप जानते ही हैं कि शब्दकोश के आधार पर हम शब्दों का अर्थ जानते हैं। अनेक विद्वानों द्वारा बनाई गई शब्दकोश से हम शब्दों का अर्थ जानते हैं। और उसके बाद व्याख्या। कई बार जो है हम व्याख्या के माध्यम से भी कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हम बिना व्याख्या के जान ही नहीं पाते हैं। जैसे अनेक शब्द ऐसे हैं, अनेक तकनीकी शब्द हैं, वैज्ञानिक शब्द हैं, या फिर ऐसे जो किसी जैसे अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का सामान्य अर्थ जानना कठिन है। अद्वैतवाद के लिए जब तक हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, जैसे अद्वैतवाद जब है अद्वैत, तो इसको हम जानेंगे क्योंकि एक वाद है ये, तो इसकी व्याख्या करेंगे तभी इसका हम अर्थ जान पाएंगे। तो व्याख्या को आधार बनाकर भी हम कई शब्दों का अर्थ जानते हैं। और उसका आधार आप्तवाक्य। अब आप्तवाक्य क्या है? जो कई महान विद्वानों, कई महान व्यक्तियों द्वारा जो नई चीजें चलाए गए, नए शब्द चलाए गए, नए वाक्य चलाए गए,
उन वाक्यों को हमें समझने के लिए उस विद्वान का क्या रहा होगा औचित्य, क्या उस विद्वान का मन रहा होगा, क्या उस विद्वान ने उस पर सोचा होगा। जैसे हठ योग, अब हठ योग जो है नाथों का जो है, नाथ सिद्धू का एक शब्द है हठ योग। अब हठ योग को जानने के लिए जिस व्यक्ति ने हठ योग शुरू किया है उसका जो है विचार जानना जरूरी है। ये आप्त वाक्य होते हैं। और इसके बाद है उपमान। कई बार हम जो है क्या होता है, हम कोई चीज हमने देखी है, कोई चीज नहीं देखी है, ये कैसे तुलना के माध्यम से भी हम शब्द को जान लेते हैं, शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हम जानते हैं तुलना करके कि ये उसके समान है, वो चीज उसके समान है, इस प्रकार से हम ये चीज जान लेते हैं। सानिध्य, सानिध्य में क्या है, कई कई बार हम क्या होता है कि वस्तुओं की समीपता, वस्तुओं की समीपता, ये जो आपने देखा है इसी के समान वो भी है, या इस प्रकार इसके साथ जो जुड़ता है, ऐसे हम अर्थों का शब्दों का अर्थ जानते हैं कि इसका इसके साथ यह जुड़ा होता है। और अनुवाद, कई बार तो हम जो अन्य भाषाओं के शब्द होते हैं उनका अनुवाद के माध्यम से उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। और एक है बलाघात। बलाघात में क्या है कि जो है शब्दों का अर्थ लगातार बदलते रहते हैं। अब सुविधा के लिए जैसे क्या होता है कि हम शब्द को एक शब्द है एक जैसे कि ओढ़ना कहने पर का अर्थ निकालते हैं। ओढ़ना, ओढ़ने, ओढ़ना, ओढ़ना दे दो कहा किसी ने, तो यहाँ पर जो है हम ओढ़ने पर बल दे रहे हैं कि ओढ़ने के लिए, अर्थात चादर या कंबल दे दो। ये बलाघात, हम कहाँ बल दे रहे हैं, कहाँ जो है जोर लगा रहे हैं। और एक सुर लहर है। सुर लहर का मतलब होता है कि हम जो है वो कहाँ उतार चढ़ाव कहाँ हो रहा है, कहाँ पर जो है उतार है, कहाँ पर चढ़ाव, उतार चढ़ाव के माध्यम से भी हम शब्दों का मतलब समझते हैं। और अंतिम है काकू। काकू का मतलब स्वर लहर से है। जैसे स्वर लहर में जो है एक रामचरितमानस में एक वाक्य है, सीता जी जो है राम के वन गमन के समय कहती है, जब राम वन को जाते हैं तो उस समय कहती है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अब इसका अलग अलग मतलब हो सकता है, उच्चारण की दृष्टि से अलग अलग अर्थ होंगे इसके, कि हो सकता है हे राम, क्या मैं ही मात्र सुकुमारी हूँ, आप भी तो सुकुमार हैं। परंतु इसके जो वास्तविक अर्थ है, जो राम कहना चाह रहे हैं, वो जो सीता कह रही है राम से, वो ये है कि हे नाथ, मैं तो सुकुमारी हूँ, अतः मैं वन जा पाऊंगी, क्या मैं वन में चल पाऊंगी, वन में जो है सरवाइव कर पाऊंगी। इस प्रकार का अर्थ ये काकू से है कि उसके जो है उतार चढ़ाव को देखकर या उसके उनको देखकर, ये जो है दोनों लगभग लगभग सुर लहर और काकू। ये तो रहा हमारा जो है कि साधन क्या क्या हो सकते हैं अर्थबोध के। अब हम बात करेंगे अर्थ परिवर्तन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थ परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन कैसे कैसे और अर्थ परिवर्तन को किस किस प्रकार से होता है, हम देखते हैं कि जो है समय समय पर जो है शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, शब्दों का अर्थ बदल जाता है। कुछ अर्थ बदलकर बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, कुछ अर्थ जो है उसको बढ़ा देते हैं, कुछ में विकार होकर कुछ संकुचित हो जाता है, कुछ विस्तृत भी हो जाते हैं। अर्थ का, अर्थ में विस्तार होता है, अर्थ में संकुचन होता है, अर्थ का बिल्कुल बदल जाता है। इस प्रकार से जो है अर्थ जो परिवर्तन है, अर्थ परिवर्तन की तीन दशाएं होती हैं, तीन दिशाएं, दशाएं, तीन आधार, तीन प्रकार भी कह सकते हैं अर्थ परिवर्तन की, जिनमें सबसे पहला है अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार से आशय है जब क्या होता है कि पूर्व में उसका सीमित अर्थ रहा हो और अब उसका अर्थ क्या है, वर्तमान में क्या हो, उसका अर्थ विकसित होकर जो है विस्तृत हो गया हो, बड़ा हो गया हो, उसके अर्थ में विस्तार हो गया हो। तो ऐसे शब्द का जो है जो अर्थ कहे हम अर्थ विस्तार कहते हैं। पूर्व में संकुचित हो, वर्तमान में वो जो है क्या हो गया हो, विस्तारित हो गया हो। जैसे तेल है, तेल शब्द का मतलब होता था पूर्व में तिल का रस। जो तेल है, तेल का मतलब सिर्फ तिल का रस होता था, तिल के रस को ही तेल कहा जाता था। पर वर्तमान में क्या है, जितने भी तेल हैं, चाहे सरसों का रस है, चाहे अन्य आंवले का रस है, जो भी रस है, जो भी तेल है, वो वर्तमान में भोजन करने वाला, गाड़ी में डालने वाला, सारे को हम क्या बोलते हैं, खनिजों को तेल बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इसका अर्थ विस्तार हो गया है। पहले केवल एक चीज के लिए प्रयोग होता था, आज सारी चीजों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ये अर्थ विस्तार है। इसी प्रकार अधर, एक शब्द है अधर। अधर का मतलब पहले जो है
पूर्व में अधर का मतलब केवल और केवल जो है निचला होंठ होता था, जो नीचे का होंठ है, नीचे का होंठ, नीचे के होंठ को ही जो है अधर कहा जाता था। अब वर्तमान में तो नीचे के होंठ को भी अधर कहते हैं, ऊपर के होंठ को भी अधर कहते हैं, या अन्य बहुत सारी चीजों को भी अधर कहा जाता है, जबकि पूर्व में जो है अधर का मतलब केवल निचला होंठ ही था। इसका भी अर्थ विस्तार हो गया, अर्थ विस्तार होकर जो है अधर दोनों होंठ को अब अधर ही कहा जाता है। इसके बाद जैसे एक सब्जी है, सब्जी, सब्जी का मतलब जो हरा रंग, जो हरे रंग की जो होगा उसे उसे ही सब्जी कहा जाएगा। जो हरे रंग की सब्जियां होंगी उनको हम सब्जी कहते थे। अब वर्तमान में क्या है कि सब्जी कैसी हो, उसका रंग लाल हो, उसका रंग काला हो, उसका रंग पीला हो, नीला हो, कैसा ही हो, उसे हम जो है सब्जी कहते हैं। तो इसका भी अर्थ विस्तार हो गया। प्रवीण, प्रवीण शब्द जो है, प्रवीण जो पहले क्या होता, प्रवीण का मतलब होता था, प्रवीण का मतलब हुआ कि वीणा बजाने में जो सक्षम है, जिसे वीणा बजाने दक्ष है, जो व्यक्ति वीणा बजाने में दक्ष, उसे वीणा बजाना आता है, उसे प्रवीण कहा जाता है। और वर्तमान में किसी भी कार्य में कोई दक्ष व्यक्ति है तो उसे प्रवीण कहा जाता है। कोई किसी भी खेल में, कोई किसी भी कार्य में दक्ष है तो उसे प्रवीण ही कहा जा रहा है। ये भी अर्थ विस्तार हो रहा है। नंबर 2, अर्थ संकोच। अर्थ संकोच का आशय है जब कोई शब्द पहले बहुत व्यापक अर्थ में जो है प्रस्तुत होता था या बहुत व्यापक अर्थ देता हो और बाद में उसके अर्थ की व्याप्ति सीमित हो जाए, उसे अर्थ संकोच कहते हैं। यानी कि पहले उसका अर्थ बहुत विस्तृत था, वर्तमान में बहुत कम हो गया हो, तो ऐसे शब्दों को हम इस प्रकार को अर्थ संकोच कहा जाता है। जैसे पंकज, पंकज शब्द जो है, पंकज शब्द का मतलब पूर्व में जितने भी जो है, जो कीचड़ में उगने वाली जितने भी वनस्पतियां थी उनको पंकज कहा जाता था। जो भी पंख में मतलब पंख मतलब कीचड़ में उगने वाली जितनी वनस्पतियां होंगी, जो भी पौधे होंगे उनको पंकज कहा जाता था। पर वर्तमान में केवल कमल, कमल के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ जो है संकुचित हो गया, संकोच कहा जाएगा ही। वर्तमान में जो है कम घट गया इसका। ऐसे ही मंदिर, मंदिर जो है पूर्व में मंदिर के लिए क्या होता था, मंदिर का अर्थ जो है घर, सदन, महल, ये सारे शब्दों में जो है इसका प्रयोग होता था। जितने भी जो है घर है, महल है, इनके लिए मंदिर का प्रयोग किया जाता था। और वर्तमान में जो है मंदिर अब केवल हिंदू धर्म में जो पूजा घर होते हैं, हिंदू धर्म में जो पूजा करने के स्थान होते हैं उनको ही मंदिर कहा जाने लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी अर्थ संकोच हुआ है, अर्थ संकुचित हुआ है। अब कृष्ण जो है, कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द का मतलब काला, श्यामल, गहरे रंग वाला, ऐसी कोई वस्तु जो होगी उसके लिए कृष्ण का प्रयोग किया जाता था। परंतु वर्तमान में कृष्ण केवल जो है श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग में लिया जा रहा है, जबकि पूर्व में इसको काला रंग होगा, श्यामल रंग होगा, या गाढ़े रंग, गहरा रंग वाला होगा, या कोई इस प्रकार की वस्तु होगी, उन सबके लिए जो है कृष्ण का प्रयोग किया जाता था। ऐसे मृग, पूर्व में जो है मृग का मतलब होता था, मृग का अर्थ होता था जंगली जानवर, जंगल में निवास करने वाले जितने भी जानवर होते थे उन सबको जो है मृग कहा जाता था। जबकि वर्तमान में जो है केवल हिरन, हिरन को ही मृग कहा जाता है। तो ये भी अर्थ संकोच की एक उदाहरण है। अब इसका नंबर 3 है अर्थादेश। अर्थादेश का मतलब यह है कि उसका अर्थ बिल्कुल ही बदल गया हो। जब शब्द के मूल अर्थ को त्याग कर कोई दूसरा अर्थ ही देने लगे तो उसको हम अर्थादेश कहते हैं। जो उसका मूल अर्थ है वो मूल अर्थ रहा ही ना हो, कोई दूसरा ही अर्थ ग्रहण कर लिया हो उसने, तो उसे कहा जाता है अर्थादेश। तो ऐसे कई शब्द हैं, जैसे तटस्थ है, तटस्थ का मतलब होता था, तटस्थ का मतलब हुआ, पहले पूर्व में हुआ करता था कि जो नदी किनारे रहने वाला, नदी किनारे निवास करने वाला व्यक्ति तटस्थ कहलाएगा। ये इसका वास्तविक अर्थ भी है। परंतु अब धीरे धीरे क्या होता था कि नदी किनारे जो है साधु सन्यासी लोग रहते थे और वो बिल्कुल
क्या करते थे, निष्पक्ष रहा करते थे, उनका व्यवहार जो है सबके साथ समान रहता था। अब उसी अर्थ में जो है अब वर्तमान में तटस्थ का मतलब हो गया निष्पक्ष रहने वाले व्यक्ति को जो है हम तटस्थ बोलते हैं। जब तटस्थ का मतलब है नदी किनारे रहने वाला व्यक्ति। ऐसे ही साहस, साहस का अर्थ होता है जो वर्तमान पुराने जीवन जो पूर्व में जो है साहस का मतलब जो बुरे काम करने का साहस करे, जो बुरा काम करता था, दुस्साहस, दुष्कर्म करने वाला, हत्या करने वाला, ऐसे शब्दों के लिए साहस का प्रयोग किया जाता था, साहसी का प्रयोग किया जाता था। जबकि वर्तमान में जो किसी काम करने का साहस रखे, किसी काम करने की जो क्षमता रखे, उसे हम साहस या साहसी कहते हैं। वर्तमान में अब इसका अर्थ भी बढ़ गया है। तो अर्थादेश भी दो प्रकार होते हैं, अर्थापकर्ष और नंबर 2 अर्थोत्कर्ष। जैसे ऊपर थे, अर्थापकर्ष का मतलब जिसका अर्थ घट जाए, अर्थोत्कर्ष का जिसका अर्थ बढ़ जाए। अर्थ नीचे गिर जाए तो अर्थापकर्ष है, अर्थ ऊपर बढ़ जाए तो अर्थोत्कर्ष है। तो जैसे नग्न लुंचित शब्द से अब बन गया है नंगा लुच्चा, जबकि नग्न लुंचित शब्द जो है पूर्व में जो जैन धर्म के मुनि हुआ करते, दिगंबर होते थे, दिगंबरों को नग्न लुंचित कहा जाता था। अब वर्तमान में नंगा लुंचा कहते हैं। इस प्रकार जो है जो अर्थोत्कर्ष में गोष्ठी, गोष्ठी जो शब्द है इसको जानवरों को बांधने का स्थान, जानवरों का रहने का स्थान जो है गोष्ठी कहा जाता था पुराने में। अब वर्तमान में क्या है, जैसे गाय हो गए, पालतू जानवर को जहां बांधेंगे वो गोष्ठी हुआ करता है। वर्तमान में जो विद्वानों की सभा होती है, विद्वानों की सभा को हम वर्तमान में गोष्ठी कहा जाता है। जो विचारों की श्रृंखला हो उसे भी हम गोष्ठी कहते हैं। इसका अर्थ जो है बढ़ गया है। तो इस प्रकार हमने जाना इस वीडियो में कि अर्थ विज्ञान क्या है, अर्थ विज्ञान, अर्थ और शब्द में क्या संबंध है, अर्थ, बोध के प्रकार और साथ ही साथ अर्थ परिवर्तन क्या है, अर्थ परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों में प्रसारित कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।